तो चलो आप क्लास शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हाँ, तो हम यहाँ थे। कल हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंप्लीट किया था। तो 1784 के पिट्स इंडिया जो एक्ट था, उसमें हमने मोटे तौर पर कुछ चीजों को बड़ा नोटिस किया था, जो बहुत ही एकदम ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल था उसको पावर देने का काम किया था इन्होंने। पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाने का काम किया। तो पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट से ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल साहब थे, वो पहले उनके पास चार लोग होते थे परिषद में, एक वो खुद थे, टोटल थे पांच। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने संख्या उन चार की घटा के एक तो तीन कर दी, और एक सबसे बढ़िया काम ये कर दिया। सबसे बढ़िया काम उन्होंने ये कर दिया कि इनको एक वीटो पावर दे दिया था। ये हमने देखा था कि इनको वीटो पावर दे दिया था, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर का मतलब ये था कि अगर बहुमत से परिषद ने कोई डिसीजन लिया है, तो गवर्नर जनरल साहब के पास ये पावर है कि वो उनको मना कर सकते हैं कि आपका डिसीजन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो लागू नहीं होगा। यानी मना करने का पावर था वीटो पावर। ठीक है। तो इसमें हमने एक तो ये देखा कि वीटो पावर मिल गया। फिर हमने इसमें ये भी देखा था कि इसमें एक और बोर्ड बना दिया था, जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा सा अपन एक दो मिनट के लिए रिवीजन करा रहे हैं, फिर सीधा 1786 पर आ जाएंगे। तो फिर उसमें क्या हुआ कि एक तो पहले से ही बोर्ड बैठा हुआ था, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, उसमें 24 लोग हुआ करते थे। एक फिर आ गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपको मैंने बताया था छह लोग बैठे थे। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करता था, किनके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटेन की जो सरकार ने कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो हमने देखा कि इसमें वो छह लोग थे। उस छह में कौन कौन थे वो हमने देख लिए थे। एक तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, और एक वो स्टेट वाला जो जैसे मान लो भारत में विदेश मंत्री होता है, तो वैसे ही उनके एक समकक्ष मंत्री था। तो दो तो वहां के ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री होते थे, और चार प्रिवी काउंसलर होते थे। इस तरह से वो छह लोगों का वो बनता था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था वो कौन से मामले देखता था? कई बार तो इतना सिंपल सा ही सवाल आ जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने देखा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो वो व्यापारिक वाले मामले देख रहे हैं, और ये बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था ये अपने राजनीतिक मामले देखता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका नाम था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ये सारी हमने बातें कर ली थी। हमने ये भी देख लिया था कि जो भी इनका अधिकारी जो भारत आता था ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए, उसके लिए ये कर दिया गया था कि आपको 2 महीने के भीतर, जैसे ही आप वहां पर अपने पद पर कार्य ग्रहण करोगे, तो आपको 2 महीने के भीतर आपको अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसका आपको खुलासा करना पड़ेगा। वो चाहे आप इंडिया में भी करना है और आपको ब्रिटेन में भी करना है, दोनों जगह आपको करना अनिवार्य कर दिया था। फिर हमने ये भी देख लिया था, एक कमांडर इन चीफ होता था जो भारत में ब्रिटिश क्राउन की जो सेना थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सेना थी, उसका जो सेनापति था, उसके लिए ये था कि वो इस तीन में से एक ऑटोमेटिक ही इसका सदस्य बन जाता था। यानी जो तीन लोगों की जो काउंसिल थी, जो कार्यकारी काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, उस तीन में एक आदमी कमांडर इन चीफ भी होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं बार बार ऑटोमेटिक इसलिए काम में ले रहा हूं, ये आगे हट जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए आपको ध्यान रखना। 1784 में क्या हो रहा है कि जो कमांडर इन चीफ बन रहा है, उस वही कमांडर इन चीफ स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही वो उस
कार्यकारी परिषद का भी सदस्य हो जाता था। उसके लिए अलग से कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर हमने ये भी देखा था, अब ये धीरे धीरे इसके कंट्रोल को ही तो बता रहा है कि हमने अब कंपनी के जो अंडर में जितना भी क्षेत्र आ रहा था उसको हमने क्या बोल दिया था, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। यानी कि वो अब एक तरह से अब जो कंपनी का भारत में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी वैसे ही है जैसे ब्रिटेन का पूरी दुनिया भर में इसका साम्राज्य था। अब वो उसी ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। अब भारत भी किसका हिस्सा बन गया है, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा। ये शब्द लिखने का मतलब ही यही था कि अब भारत है ना, भारत में जो कंपनी जिस एरिया पर रूल कर रही है वो केवल कंपनी का रूलिंग क्षेत्र नहीं है, कंपनी का शासित क्षेत्र नहीं कहलाएगा, वो ब्रिटिश आधिपत्य का यानी ब्रिटिश के प्रभाव वाला क्षेत्र कहलाएगा। ये ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट बन गया है, ठीक है। फिर हमने देखा ही था कि मद्रास और बंबई गवर्नर जो थे उनके लिए परिषदें तो पहले से ही थी। मैंने ये लाइन लास्ट में बता रहा था मैं कल कि परिषदें तो पहले ही थी। लेकिन पहले जो परिषदें थी वो केवल आप ऐसे मान लो कि इनके जो गवर्नर थे वो अपने कुछ चुनिंदा जो लोग होते थे, जो उनकी पसंद के लोग होते थे, उनका एक ग्रुप बनाते थे ताकि कोई भी काम करें तो जो ऑफिसर थे उनका एक चुनिंदा ग्रुप बना लिया, जैसे 5-7 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, उनके साथ वो सलाह मशूरा कर लेते थे, बस इतना होता था। कानूनी रूप से कोई परिषद की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस 1784 के एक्ट में तो स्पष्ट कर दिया गया, लिख दिया गया कि मद्रास और बंबई का जो गवर्नर होगा उसकी मदद के लिए एक परिषद होगी। और इस एक्ट में तो यहां तक लिख दिया था कि इन परिषदों में 3 लोग होंगे। लेकिन यह भी था कि इन 3 के अलावा अगर किसी गवर्नर को लगता है मुझे थोड़ी संख्या ज्यादा बढ़ानी है तो वो ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन सही मायने में मद्रास और बंबई जो गवर्नर के लिए जो परिषद को कानूनी मान्यता थी वो अभी मिली थी। पहले परिषद नाम की कोई चीज नहीं थी, पहले केवल एक सलाहकारी समूह होता था जो गवर्नर अपने हिसाब से उसको बनाता था और उसके साथ सलाह सलाह मशवरा करता था। अब परिषद बना दी, तो परिषद बनाने से फिर क्या हो गया, परिषद बना दी तो परिषद के पास कुछ ऐसे पावर्स दे दिए गए कि उन पावर्स का अगर परिषद यूज करके कोई डिसीजन ले तो वो गवर्नर के लिए बाध्यकारी हो जाता था। यानी यहाँ जो परिषदें बनाई गई कानूनी रूप से वो परिषदें शक्तिशाली थी और उनके बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनमें परिषद के निर्णय को मानना पड़ता था। तो अब ये बात आती है कि भाई परिषद के साथ मिलके गवर्नर साहब करते क्या थे, क्योंकि ये गवर्नर तो गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते थे। तो फिर परिषद बनाई, ये सब बनाया, तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे ऊपर से ऑर्डर लेते थे। तो ये परिषद और गवर्नर का फिर मतलब क्या रह गया, मतलब ये रह गया कि मद्रास और बंबई के अंदर इस इन दोनों क्षेत्रों के जो अंदर का जो प्रशासन होता था और जो रेवेन्यू जो इकट्ठा करना होता था, यानी मद्रास और बंबई क्षेत्र से जो कर की वसूली करना है, और जो इनका जो अंदरूनी प्रशासन था, अंदरूनी का मतलब कानून व्यवस्था है, पुलिस है, वित्त है, ये जितने भी न्यायिक सिस्टम है बंबई और मद्रास का खुद का अंदर का, वो सारा का सारा उसके बारे में जो फैसले लेना, उन फैसलों को लागू करना, वो सारा काम गवर्नर और उनकी परिषद मिलकर के करते थे। ये आपको ध्यान रखना है, वो इनकी गवर्नर और उनकी परिषद मिलकर के वो सब करते थे। और जो स्थानीय प्रशासन और जो राजस्व है, यानी स्थानीय प्रशासन आप समझ गए होंगे, मतलब पुलिसिंग वगैरह वो सारा काम इनका होता था। और राजस्व, राजस्व मतलब कर वसूली, इनके बारे में जो भी परिषद फैसला लेती थी वो परिषद के अनुसार ही गवर्नर साहब को काम करना पड़ता था। इसलिए हमने इसमें लिखा है कि मद्रास और बंबई गवर्नर के लिए भी परिषद बनाई गई। हालांकि परिषद पहले भी होती थी, लेकिन ध्यान रखना है वहां परिषद शब्द नहीं होता था, वहां केवल एक सलाहकारी समूह होता था जो गवर्नर अपने हिसाब से बनाता था, जो अपने पसंद के लोगों का। लेकिन अब कानूनी रूप से वो परिषद का निर्माण कर दिया गया, कानून ने 3 लोगों की व्यवस्था की थी। ये जो 3 लोग, ये सब मैं बता रहा हूं, ये आपको जब भी हम पीडीएफ भेजेंगे तो उस पीडीएफ में हमने अलग से मेंशन कर दिया है कि उसमें 3 लोग होते थे, कौन से मामले देखता था, क्या होता था, वो सब इस नोट्स की बजाय पीडीएफ में वो सब आपको मिल जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं साहब। अब आते हैं 1786, इसमें क्या हो रहा है। अब देखो 1786, 1786 का सही मायने में देखा जाए तो कोई कानून वाली बात है नहीं, बस ये कानून कुछ एक ये कह दो कि ये कानून
कॉर्नवालिस ने जो शर्तें रखी थी कि मुझे अगर आप बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजना चाहते हो तो आपको मेरी ये दो शर्तों को कानूनी रूप से इनको मान्यता देनी पड़ेगी। अगर आप मेरी ये दो शर्तें अगर मानते हैं आप लोग, तो फिर मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार। बस इतना ही था। इस 1786 के कानून ने क्या काम किया? इस 1786 के कानून ने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो दो शर्तें थी, उन दोनों शर्तों को इस कानून के जरिए माना गया था। बस आपको इतना ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया कि 1786 के कानून के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने से पहले दो शर्तें रखी थी ब्रिटिश सरकार के पास, कि अगर आप ये दो शर्तें मानते हो तो मैं गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूं। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर इस कानून के जरिए उन दो शर्तों को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। कानून में उन दोनों शर्तों को जगह दी गई थी। तो ये कानून तो केवल उन शर्तों को मानने के लिए ही लाया गया था। अब बात आती है, ऐसा क्या था लॉर्ड कॉर्नवालिस में कि जिसके पास इतना पावर था कि उसने ब्रिटेन की संसद से कानून बना लिया और अपनी शर्तें मनवा ली। इसका मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस कुछ पावरफुल आदमी था, दमदार आदमी था, उसकी अच्छी चलती होगी। बिल्कुल यही बात थी। ये इसके आपके एडिंग लिखा हुआ है ना। इसमें जो एडिंग लिखा हुआ है इसमें देखो, ये कितना, 12 सितंबर 1786, एसीपी का मतलब सितंबर, 12 सितंबर 1786 को भारत में एक कंपनी का गवर्नर जनरल बन करके भारत में इसकी एंट्री होती है। तो ये तो हमें पता चल गया है, चलो 12 सितंबर 1786 को ये भारत में बंगाल का कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आ जाता है, ये इतना तो ठीक है चलो। लेकिन ये मतलब क्या शर्तें रखता है, ऐसा क्या था लॉर्ड कॉर्नवालिस में, ये थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, जब 1776 में अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए क्रांति होती है 1776 में, तो जब वहां पर भी तो अमेरिका में भी तो इन ब्रिटेन वालों का ही राज था। और इनसे मुक्ति के लिए, इनसे आजादी के लिए वहां अमेरिका में क्रांति होती है, वहां स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है 1776 में, और अमेरिका इनसे आजादी प्राप्त कर लेता है। तो उस टाइम जब वहां स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस टाइम ब्रिटेन की सेना में लॉर्ड कॉर्नवालिस भी शामिल था। और इसने वहां पर यानी कि अमेरिका के उस स्वतंत्रता की क्रांति के दौरान एज ए ब्रिटेन की सेना के, मतलब ब्रिटेन की सेना के सैनिक के रूप में इसने जो रोल निभाया था, जो अपनी भूमिका निभाई थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो ब्रिटेन की सेना की तरफ से जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इससे इनका क्या हुआ, जब उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने तो क्या हुआ, उसको दबाने की कोशिश की होगी कि भाई अमेरिका हमारे हाथ से नहीं चला जाए, लेकिन अमेरिका ने आजादी ले ली थी। लेकिन उस कोशिश में, उस कोशिश में कार्नवालिस का, मतलब कार्नवालिस को बड़ी प्रसिद्धि मिली थी, कार्नवालिस बड़ा फेमस हो गया था। जिस ढंग से इन्होंने अमेरिका में एक सैनिक के रूप में जो काम किया था, उसकी वजह से ब्रिटेन में इनकी वाहवाही हो गई थी, ये काफी फेमस हो गया था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगा, ब्रिटेन की सरकार को लगा, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि यार लॉर्ड कार्नवालिस दमदार आदमी है, और इसको अगर हम कंपनी का गवर्नर, कंपनी के अंदर बंगाल का अगर गवर्नर जनरल, कंपनी के अंदर अगर इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके अगर भेजें, तो फिर कंपनी और भी कमाल कर सकती है इंडिया के अंदर। तो ये लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो फैमिली बैकग्राउंड था, इनका जो परिवार था, वो काफी प्रभावशाली था राजनीतिक रूप से, राजनीति में इनकी काफी चलबल थी। तो इसलिए ये मतलब इनका राजनीतिक रूप से काफी चलबल वाला था। और इनका जो काम भी किया हुआ था उस टाइम अमेरिका में, वो काफी शानदार काम किया हुआ था। इस कारण से ये सारी चीजें इनका, इनके फेवर में थी।
और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे उनसे भी पिट्स थे, तो उनसे भी इनके अच्छे मतलब अच्छे अच्छे संपर्क थे। तो इस कारण से इनके परिवार के राजनीतिक प्रभाव के चलते, इनके खुद के एक सैनिक के रूप में इनकी जो सेवाएं थी, उन सब के चलते इनकी शर्तों को इन्होंने कहा कि हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, और हम आपकी शर्तों को कानूनी अमली जामा पहना देंगे। और उन्हीं शर्तों को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए 1786 का कानून ये ले आते हैं। और उसमें ये दो शर्तें थी इनकी, जिनको इन्होंने कानूनी रूप दिया था। अब देख लेते हैं साहब ये दो शर्तें क्या थी। ये आप है ना, इसमें मैंने जब 1784 वाला बता रहा था तो मैंने ये शब्द काम में लिया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। मैंने ये स्पष्ट किया था कि अभी 1784 के पिट्स एक्ट से गवर्नर जनरल साहब को वीटो पावर मिला है, यानी अभी वो बहुमत के निर्णय को लागू होने से मना कर सकता है। लेकिन अभी उसको उतना पावर नहीं मिला है कि वो उनके निर्णय से अगर नाखुश है और खुद का निर्णय ले ले और उसको लागू कर दे, वो पावर नहीं मिला है। यानी कि उस बात को हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बहुमत के निर्णय को ये पलट दे और खुद अपना निर्णय ले ले, अभी वो पावर 1784 के एक्ट में नहीं दिया गया था। 1784 के एक्ट में तो इतना बोला गया था, बहुमत अगर कोई फैसला ले रहा है और आप बहुमत के फैसले से खुश नहीं है तो उस फैसले को आप रुकवा सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन ये नहीं है उसको रुका दे, खुद का अपना फैसला ले ले, अभी वो पावर नहीं मिली थी। वो पावर अब ये मांग रहा है कार्नवालिस। इसलिए देखो, कार्नवालिस कार्नवालिस ने क्या कहा, अगर आप मुझे गवर्नर जनरल बना के भेज रहे हो ना, तो मुझे ओवर राइडिंग पावर देके ही भेजना। मैं ये आपके ये जो काउंसिल है ना, इसके दबाव में मैं काम करने वाला नहीं हूं। अब देखो, ये प्रभावशाली था तभी तो वहां की सरकार इनकी शर्तों को माननी होगी, कानून लाई होगी, और कानून ला करके उनकी शर्तों के अनुसार जो वो चाह रहे थे वैसी उनको शक्तियां दी थी। जो ये बताता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कितने प्रभावशाली आदमी थे, जिन्होंने अपने प्रभाव के दम पर उन्होंने अपनी शर्तों को मनवा लिया था ब्रिटेन की सरकार से, और ओवर राइडिंग पावर हासिल कर लिया। ओवर राइडिंग पावर का मतलब है, मैंने आपको कोष्टक में लिख भी दिया है, रद्द करने का या पलटने का पावर। किसको रद्द करने का? जो काउंसिल जो डिसीजन लेती है, उस काउंसिल के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं है तो उसके डिसीजन को तो साइड करो और खुद का डिसीजन ले लो। ये होता है ओवर राइडिंग पावर। तो ओवर राइडिंग पावर कब मिला? 1786 के कानून से। कब मिला? 1786 के कानून से। और ये क्या मांग रहा था, एक तो इसने मांगा कि सर हमें ओवर राइडिंग पावर दो, तो उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, आपको क्या दिक्कत है। तो ओवर राइडिंग पावर मिल गया, जिससे बहुमत के निर्णय को पलट सकते थे, रद्द कर सकते थे और खुद का निर्णय ले सकते थे। क्लियर कर लेना इस कंसेप्ट को। दूसरा, इन्होंने कहा कि आप जो सेना का, जो भारत में जो सेना काम कर रही है, इसका जो मालिक बनाते हो आप, कमांडर इन चीफ, आप किसी और आदमी को बना देते हो। गवर्नर जनरल और होता है, तो फिर उनमें क्या है, फिर वो तालमेल बिठाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब आप मुझे कमांडर इन चीफ का पद भी आप मुझे ही दोगे। इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर जनरल तो मैं हुई, मुझे आप बना ही रहे हो, तो गवर्नर जनरल तो बना ही रहे हो, साथ ही साथ में मुझे सेना का कमांडर इन चीफ भी बनाना होगा। तो इन्होंने क्योंकि ये आदमी क्या था, ये सेना में रहा हुआ था, प्रभावशाली आदमी था। अ, अमेरिका में इसने ब्रिटिश सेना की तरफ से काफी काम किया था और अच्छा काम किया था। तो इसमें वो एक अच्छे सेनापति वाली सारी खूबियां थी। तो इन्होंने कहा मुझे और आदमी नहीं चाहिए कमांडर इन चीफ, आप मुझे ही दोगे, दोनों पद मुझे ही दोगे। गवर्नर जनरल का पद भी मैं ही रखूंगा और कमांडर इन चीफ भी मैं ही होऊंगा। तो सरकार ने कहा ठीक है यार, ये आदमी दमखम वाला है, तो इसको बना देते हैं। तो अब इन दोनों शर्तों को पूरी करने के लिए 1786 का कानून आ जाता है, और इन्हीं को भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ बना करके भेज दिया जाता है। ध्यान रखना, ये पहले ऐसे वो गवर्नर जनरल हैं जो गवर्नर जनरल भी बन रहे हैं और कमांडर इन चीफ भी बन रहे हैं। यानी इन्हीं के नाम के साथ जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ, नियुक्ति हुई, तो उसी में लिख दिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड कमांडर इन चीफ। यानी उसी में लिख दिया गया कि ये गवर्नर जनरल भी है और ये कमांडर इन चीफ भी है। तो ये मतलब काफी दमदार आदमी थे, इसलिए ये अपनी शर्तों पर भारत में गवर्नर जनरल बन करके आए थे। ये इस कानून की खूबी थी, ये आप ध्यान रखना कि ये कमांडर इन चीफ भी हैं। ठीक है।
और देखो इसमें क्या है, इसमें एक स्टार लगाया हुआ है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस लिखा हुआ है, नंबर बी वाला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। ये वाला, ये G.G का मतलब है गवर्नर जनरल। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है कि असाधारण परिस्थितियों में, कब की बात कर रहे हैं अपन, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। सामान्य सिचुएशंस में तो आपको मतलब परिषद के निर्णय से मतलब ऐसा नहीं है आप निर्णय को रद्द करना शुरू कर दो, हर डिसीजन को ही नहीं नहीं ये निर्णय मेरे ठीक नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, मैं मेरा निर्णय लूंगा, ये नहीं। उसमें लिखा था कि गवर्नर जनरल को परिषद का निर्णय पलटने का मतलब ओवर राइडिंग। पल अब मान लो ये पलटना, ये हिंदी वाले शब्द कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, आपके परीक्षा में आ गया रद्द करने का, पलटने का, बदलने का, ऐसे शब्द वहां कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको तुरंत देख लेना है इसका इंग्लिश वर्जन, अच्छा उसमें ओवर राइड लिखा हुआ है कि नहीं। कई बार तो क्या है उसी में वो वीटो पावर लिख देता है, हिंदी में और ही लिख देता है। तो आपको ध्यान रखना है अगर ओवर राइड है तो इसका मतलब उसका मतलब यही है। तो चाहे रद्द करना, पलटना, बदलना कुछ भी लिखे, इंग्लिश में ओवर राइड ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है, ये ओवर राइडिंग पावर क्या हर समय वो काम में ले सकता है क्या, नहीं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस यानी असाधारण परिस्थितियां आ गई, कुछ विशेष कंडीशन पैदा हो गई, जैसे कोई मान लो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, या कोई शांति से जुड़ा हुआ मामला है, शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, या कोई मतलब सुरक्षा है, कोई युद्ध वगैरह करना है, या कोई शांति समझौता करना है, इस तरह के अगर कोई फैसले हो रहे हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और काउंसिल जो फैसले लेना चाह रही है वो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आ रहा है, तो गवर्नर जनरल इन असाधारण परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में मतलब जैसे कोई सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है, सामान्य सिचुएशन की बात नहीं है, जैसे भारत में नहीं है क्या प्रावधान कि आपने देखा होगा आपातकालीन स्थितियां, 352, 356, 360, कि आपातकालीन स्थितियों में भारत में जो संघ की सरकार है वो बिल्कुल एकात्मक सरकार जैसा व्यवहार करना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारी जो शक्तियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच में बटी हुई होती हैं, वो सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, संघ सरकार मजबूत होना शुरू हो जाती है और उसके पास शक्तियां राज्यों से चल करके आपातकालीन स्थितियों में संघ के पास आ जाती हैं, और जो ढांचा है वो अपना संघात्मक की जगह एकात्मक जैसा हो जाता है। ये अपन उसमें आगे पढ़ेंगे। तो बिल्कुल कब होता है, क्या नॉर्मल स्थिति में भी हमारे यहाँ सरकार ऐसा कर सकती है, तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि नहीं नहीं नॉर्मल कंडीशन में तो ये ढांचा संघात्मक ही रहेगा, राज्यों को अपने पास पावर है, संघ को अपने पावर है। तो फिर कब होगा, तो उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि असाधारण परिस्थितियों में जो अपने यहाँ काम करती है ना, इमरजेंसी कंडीशंस, आपातकालीन स्थितियों में, वैसा ही इन्होंने लिखा था कि असाधारण सिचुएशन में गवर्नर जनरल के पास पावर है कि वो परिषद के निर्णयों को पलट सकते हैं। तो ये शब्द का ध्यान रखना है, सामान्य स्थिति में वो नहीं पलटेगा, असाधारण स्थिति में ही पलटेगा। जो तीसरी जो इसमें दिया गया प्रावधान, वो किया गया कि कमांडर इन चीफ, ये जो कमांडर इन चीफ था, और ये क्या लिखा हुआ है आप, ये कह रहा है कि जो कमांडर इन चीफ है, इस कमांडर इन चीफ की जो नियुक्ति होती है ना, वो नियुक्ति कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उनको नियुक्त कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताएगा कि फलाना आदमी कमांडर इन चीफ बनेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो आगे एक शब्द आया हुआ मान्यता व पुष्टि यानी कंफर्मेशन। ये क्या कह रहा है, इस कानून ने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो शक्तियां थी, कौन सी शक्तियां, कि कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की, उन शक्तियों को कानूनी तौर पर मान्यता प्रदान की, कंफर्मेशन दिया, पुष्टि प्रदान की। कंफर्म नहीं होता है, कई बार अपन कोई सूचना सुन लेते हैं फिर अपन किसी से पक्का करवाते हैं कि भाई बात पक्की है क्या, उसी पक्की को ही हम कह रहे हैं पुष्टि करना या कंफर्म करना। तो फिर वो कहता है हाँ हाँ मैंने भी सुना है, पक्का है, तो पक्का का मतलब पुष्टि हो गई है। तो वैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर्स थी, जो शक्तियां थी,
वो शक्तियां तो पहले भी थी, यानी पहले भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कमांडर इन चीफ को लगा रहा था। लेकिन ये जो कमांडर इन चीफ को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति थी, ये लिखी हुई नहीं थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करेगा, और नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी, किन नियमों के तहत होगी, ये सब लिखा हुआ नहीं था। तो इस कानून ने फिर क्या किया, हम तो कह रहे हैं कि इसे मान्यता मिल गई, कंफर्मेशन मिल गया। किस चीज का कंफर्म होगी, क्या चीज कंफर्म होगी? ये चीज कंफर्म हो गई कि जो कमांडर इन चीफ है उसकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नियुक्ति करेगा, और जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी, जो भी नियम होंगे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगा। ध्यान आ रहा है आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में बनाया था। तो ये कह दिया गया, क्योंकि अब सरकार अपना खुद का कंट्रोल बढ़ाना चाहती थी, तो वो किसकी शक्तियां बढ़ा रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। उसने कह दिया कि साहब बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो नियम बना देगा, प्रक्रिया बना देगा, उस नियम और प्रक्रिया के अनुसार चलते हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करेगा। और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करते वक्त गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है वो इसके नामों की सिफारिश कर देगी। अब गवर्नर जनरल और जो काउंसिल नामों की सिफारिश करे, उसको मानना, नहीं मानना, या अपने किसी आदमी को ये खुद से कमांडर इन चीफ भी लगा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है गवर्नर जनरल ने जिस नाम की सिफारिश की है उसी को कमांडर इन चीफ बनाए, ये अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को भी बना सकते हैं। लेकिन पहले भी ऐसे ही करते थे, बात समझने वाली है, पहले भी ऐसे ही करते थे। तो अब क्या हुआ, अब लिख दिया। अबे लिख दिया, जैसे हम 1773 में हमने बात की थी ना कि क्या पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चला रही थी, शासन तो चला रही थी। तो हमने ये नहीं कहा था कि इनके प्रशासनिक कार्यों को और इनके राजनीतिक कार्यों को कानूनी मान्यता मिल गई। कानूनी मान्यता का मतलब हमने उस टाइम भी ये कहा था कि अब लिख दिया गया है कि ये इसका प्रशासनिक ढांचा होगा और ये काम ये करेगी, ऐसा हमने उस कानून में लिख दिया। तो हमने कहा था कि इनको कानूनी मान्यता मिल गई। वैसे ही अब इनकी शक्तियों को भी हमने मान्यता दे दी, लिख दिया गया, पूरी प्रक्रिया इस कानून में बता दी गई। अब जो ये वाली बात है, ये तो आपको अभी मैंने आपको बताई है कि गवर्नर जनरल या जनरल ये क्या कर सकते हैं, अपने परिषद के निर्णयों को पलट सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो गवर्नर जनरल है, और जनरल आपको पता ही है जो प्रेसिडेंसी थी उनमें जनरल था, और बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना रखा था। ये अगर असाधारण परिस्थितियां हैं, कोई सुरक्षा का मसला आ गया, शांति का मसला आ गया, और उसमें ये निर्णय पलट रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जो भी ये खुद का, फिर जैसे मान लो परिषद ने कहा कि साहब हमें किसी स्टेट के साथ हम मित्रता रख लें। गवर्नर कह रहे हैं यार मित्रता नहीं, हम तो क्या है अटैक करेंगे। अब देखो उन्होंने परिषद के निर्णय को नहीं माना और खुद का निर्णय लागू कर दिया और अटैक कर दिया। तो इसका मतलब अब ये जो अटैक वाला निर्णय है ये परिषद का निर्णय थोड़ी है, ये तो उनका खुद का निर्णय है। तो इस कानून में लिख दिया कि अगर आप गवर्नर जनरल अगर कोई खुद का निर्णय लेता है परिषद के निर्णय को पलट के, तो उस निर्णय के जो भी परिणाम आएंगे ना, तो वो ऐसे नहीं है उस परिणामों को किसके माथे मंड दे, परिषद की, ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन के जो भी परिणाम है, अच्छे निकले कि बुरे निकले, अच्छे निकले तो वाहवाही मिल जाएगी, बुरे निकलेंगे तो आलोचना मिलेगी। यानी वाहवाही भी आपकी होगी और आलोचना भी आपकी होगी। आपने अगर कोई डिसीजन लिया है परिषद के निर्णय को पलट करके, तो उस निर्णय से जो भी उसके परिणाम आएंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, जिम्मेदारी आपकी ही होगी। और फिर ये ई वाला पॉइंट है ना, ई वाला, ये क्या कह रहा है कि अगर गवर्नर जनरल ने या जनरल ने असाधारण हालात थे, नॉर्मल सिचुएशन थी नहीं, और गवर्नर जनरल को लगा इन सिचुएशन में इसकी परिषद की बात हमें माननी ठीक नहीं है, हमें अपना खुद का निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है अगर आपने अपना निर्णय लिया है, परिषद के निर्णय को आपने पलटा है, आपका निर्णय लिया है, तो इसका मतलब दोनों के निर्णय अलग अलग है, परिषद कुछ और चाह रही है, आप कुछ और चाह रहे हैं। तो ये साफ कह रहा है अगर आप दो परिषद के निर्णय और आपके निर्णय सेम नहीं है ना, तो आप दोनों को लिख के देना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा कि आपका निर्णय क्या है और परिषद का निर्णय क्या है। तो आप सोचो ये ऐसा क्यों कह रहे होंगे, क्योंकि अगर मान लो
कल को गवर्नर जनरल ने अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले लिया, और वो डिसीजन जो सोच के लिया था कि इसके तो बहुत अच्छे परिणाम आ गए गलत, और कल को वो जो डिसीजन के जो खराब परिणाम थे, ये इन सब का दोष किसके माथे मढ़ना शुरू कर दे? परिषद के, कि देखो परिषद ने करवा दिया है गड़बड़, तो मैं तो करना ही नहीं चाहता था। तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कानून ने कि देखो भाई, अगर आपका निर्णय आपका अपना है, परिषद के निर्णय से अलग है, तो दोनों लिख के बताओ, ताकि अगर कल को कोई गड़बड़ हो तो जिम्मेदारी तो तय की जा सके ना, कि ये निर्णय तो आपका था, आप कैसे दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर सकते हो। तो इसमें यह कर दिया गया कि अगर निर्णय आपने खुद ने लिया है, परिषद के निर्णय से उल्टा लिया है या अलग लिया है, तो आपको दोनों को ही अपने अपने लिख करके देने पड़ेंगे, तभी आगे काम होगा, वरना बिना लिखे आगे काम नहीं होगा। तो ये 1786 की कुछ बातें थी। तो इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो मेरे को लगता है, जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि ये गवर्नर जनरल जो बनना चाह रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो जो शर्तें थी गवर्नर जनरल बनने से पहले, उन शर्तों को पूरा करने के लिए कानून लाया गया था। दो शर्तें थी। उन दो शर्तों में पहली शर्त थी कि मुझे ही कमांडर इन चीफ भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, और मुझे ओवर राइडिंग पावर देना पड़ेगा। ओवर राइडिंग आप समझ ही गए होंगे कि मैं ऐसे परिषद के गुलाम बन के काम नहीं कर सकता। सीधे सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं आपको कि मैं ऐसा नहीं है, मैं दबाव में काम नहीं करूंगा। मेरे को लगेगा कि स्थितियां बड़ी खराब है, बड़ी नाजुक हैं, और आप ऐसे में कह रहे हो परिषद का निर्णय मानो, मैं नहीं मानूंगा, मैं उसका निर्णय पलट दूंगा। तो मुझे एक तो पलटने वाली पावर दे दो या रद्द करने वाली पावर दे दो, जिसको हमने ओवर राइडिंग नाम दिया था। तो इस कानून ने क्या किया, उनको ओवर राइडिंग का पावर दे दिया, पलटने वाला पावर दे दिया। और प्लस इन्होंने क्या कर दिया कि जो आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो नियुक्तियां करते थे कमांडर इन चीफ की, उनको कानूनी मान्यता भी दे दी। इस कानून में उन्होंने लिख दिया कि कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, नियम क्या होंगे, कौन नियम बनाएगा, और इन नियमों को कौन पालना करेगा, सब कुछ इसमें लिख दिया गया है। इसलिए इसमें ये स्पष्ट किया गया कि उनके जो भी कमांडर इन चीफ हैं, उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी, उस नियुक्ति की प्रक्रिया को इन्होंने कानूनी मान्यता प्रदान कर दी, उनकी शक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। फिर इन्होंने ये इसमें कह दिया कि अगर आपका डिसीजन अलग है, परिषद के निर्णय से आप अलग निर्णय लेना चाहते हैं, तो आप दोनों को ही वो लिख करके आपको बताना पड़ेगा, ताकि ये हम जिम्मेदारी तय कर सकें कि अगर आपके डिसीजन से कल को गड़बड़ होता है, वो जिम्मेदारी हम आप पर थोप सकेंगे। तो अगर डिसीजन अलग अलग है तो लिख के बताना पड़ेगा। और अगर गवर्नर जनरल ने अपने हिसाब से कोई फैसला किया, तो उसके अगर कोई भी परिणाम हो, वाहवाही है तो वाहवाही मिलेगी, और अगर गड़बड़ हो गया तो आलोचना या जो भी दोष है वो आपके ऊपर ही मंडा जाएगा।